हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग हिंदी की इस श्रृंखला में समास का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हुए हैं। चलिए हम लोग आज समास की संपूर्ण जानकारी को क्या करते हैं, संपूर्ण जानकारी को समझते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लगाते हैं। और इस समास में सभी समास को करने की एक तरीके की ट्रिक जैसे या क्या कॉन्सेप्ट से कौन से समास को पहचाना जा सकता है, इन्हीं तरीकों को हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज समास। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। और यह जो समास है इसकी परिभाषा क्या होती है? तो समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब एक नए एवं सार्थक शब्द बनते हैं तो जाकर के समास का क्या होता है, निर्माण होता है या उसे समास कहते हैं। मतलब क्या है? दो या दो से अधिक शब्द मिल करके जब कोई एक नया शब्द बनाते हैं और वह नवीन शब्द सार्थक होना चाहिए, यही क्या है? समास है। कैसे? एग्जाम्पल में समझते हैं। हमने कहा दो या दो से अधिक, तो हमने लिख दिया, एक शब्द लिख दिया प्रति और एक शब्द हमने लिख दिया क्या? दिन। अब एक शब्द आपका प्रति है, एक शब्द आपका क्या है? दिन है। तो दो शब्द मिलकर के या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाएंगे कि नहीं, और वह नया शब्द क्या होगा? प्रतिदिन होगा। तो नया शब्द बन गया प्रतिदिन, और प्रतिदिन का मतलब होता है दिन। और इस प्रतिदिन का कुछ अर्थ भी तो है। इसका मतलब यह प्रतिदिन सार्थक है या नहीं है। क्या समास की परिभाषा में कोई डाउट है? दो या दो से अधिक, एक शब्द आपका ए हुआ, एक शब्द आपका ए हुआ, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जब कोई एक नया शब्द बना और नए शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ हुआ, सार्थक हुआ, यही हम क्या कह देते हैं? यही हम कह देते हैं समास है। क्या बातें यहाँ तक समझ में आई? यहाँ तक भाई साहब किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं। देखिए, समास में दो तरीके के पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व या प्रथम पद, दूसरा होता है उत्तर पद। दूसरा होता है क्या? उत्तर पद या दूसरा पद। ठीक, इसको समझना है क्या है। हमने बताया कि ये प्रति लिखा है, ये दिन लिखा है, तो ये प्रति आपका पहले लिखा है, ये दिन आपका बाद में लिखा है। तो ये जो पहले लिखा गया है इसी को हम पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं। और ये जो बाद में लिखा गया है, इसलिए इसे हम उत्तर पद या दूसरा वाला पद कहते हैं। बातें यहाँ तक समझ में आई भाई? क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। समास के दो पद होते हैं, एक प्रथम पद या पूर्व पद, एक उत्तर पद या बाद वाला पद। बातें समझ में आई? अब चलते हैं, अब इसमें समझते हैं कि यह जो समास है, समास के भेद। देखिए, समास के भेद जो होते हैं यह दो तरीके से। एक तो होता है समास के मुख्य भेद। समास के मुख्य भेद की बात करेंगे तो इसमें चार होते हैं। समास के मुख्य चार भेद होते हैं। और समास के कुल छह भेद होते हैं। समास के मुख्य चार भेद कौन से होते हैं? एक तो आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। एक आपका अव्ययी भाव समास होगा, दूसरा आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, तीसरा हो जाएगा द्वंद्व समास, और ये आपका हो जाएगा क्या? बहुव्रीहि समास। एक क्या आपका हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। बातें समझ में आई? जब यहाँ समास के कुल भेद की बात करेंगे तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष होगा और कर्मधारय होगा, द्विगु होगा और द्वंद्व समास होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या यहाँ तक बातें भाई समझ पाए? समास के मुख्य भेद की बात करेंगे तो समास के मुख्य चार भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास,
तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। जबकि समास के कुल भेद की बात करेंगे तो इसमें आपका तत्पुरुष, इसमें कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, अव्ययी, ये सारे समास आ जाते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आइए कुछ अव्ययी भाव समास की ओर चलते हैं। लेकिन अव्ययी भाव समास पढ़ने से पहले एक बात को ध्यान रखेंगे, ये जो तत्पुरुष है यह जो मुख्य भेद है समास के, जो समास के मुख्य 4 भेद हैं भाई, इसी 4 भेद में एक यहाँ पे द्विगु हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, और यहाँ पे कर्मधारय भी हो जाता है। कहने का मतलब है समास के जो मुख्यतः 4 भेद होते हैं, तत्पुरुष की कैटेगरी में द्विगु और कर्मधारय को मान लिया जाता है। चलें एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। समास क्या है? समास संक्षेपीकरण होता है इसका शाब्दिक अर्थ। समास की परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक जब शब्द मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक जब शब्द मिलेंगे तो एक नवीन शब्द बनाते हैं और उस नवीन शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, अर्थात वह जो बना नवीन शब्द है वो सार्थक होना चाहिए। बातें समझ में आई? एग्जाम्पल में हमने करा दिया। समास में 2 पद होते हैं, एक होता है आपका पूर्व पद मतलब प्रथम पद, एक होता है उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। बातें समझ में आई? अब चलते हैं समास के मुख्य भेद की ओर। तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। यहाँ पे जो तत्पुरुष समास होता है इसमें द्विगु को और कर्मधारय को तत्पुरुष समास की कैटेगरी माना जाता है। लेकिन यदि बात करेंगे समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो इसमें सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये समास की कुल संख्या हो जाती है। क्या यहाँ तक बातें मेरे भाई समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? आप अच्छे से यहाँ तक सारी चीज़ों को समझिएगा। अब चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं किसकी? अब शुरुआत करते हैं हम लोग किसकी? अव्ययी भाव समास की। अब शुरुआत करते हैं क्या? अव्ययी भाव समास। क्या होता है अव्ययी भाव समास? क्या होते हैं द्विगु समास? क्या होते हैं तत्पुरुष समास? इसी तरीके से एक एक की हम विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए कह रहा अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी का मतलब होता है अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय ना हो, जिसका व्यय ना हो, जिसका व्यय ना हो। बातें समझ में आई? अव्ययी भाव समास का मतलब क्या होता है? अव्यय या जिसका व्यय ना हो, जिसका व्यय ना हो। तो व्यय किसका नहीं होगा, अभी आपको बता रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, यह जो अव्ययी भाव समास होता है इसका प्रथम पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद प्रधान होता है। बातें समझ में आई? मतलब क्या है कि इसका प्रथम पद प्रधान है, प्रथम पद हेड है। यदि प्रथम पद लग जाता है तो पूरे शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है, पूरे शब्द का सेंस बदल जाता है। इसलिए अव्ययी भाव समास में प्रथम पद समान होता है और इसमें अव्यय होते हैं जिसका व्यय नहीं होता है। बातें समझ में आई? ध्यान रखेंगे, ये लिखा हुआ है प्रतिदिन, तो यहाँ पे जो प्रतिदिन लिखा है आपको अव्ययी भाव समास की आपकी पहचान बता दें। यह जो समास है इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करेंगे? जब किसी भी शब्द के शुरुआत में प्रति लिखा हो, यथा लिखा हो, अनु लिखा हो, भर लिखा हो, बे लिखा हो, बी लिखा हो, इसी तरीके से आपका आ लिखा हो, इस तरीके के जितने भी शब्द आपको दिखाई देंगे किसी भी शब्द के प्रारंभ में, ऐसे शब्द अव्ययी भाव समास को इंडिकेट करते हैं। बातें समझ में आ रही है नहीं? बातें समझ में आ रही है नहीं? इसी तरीके से चलिए एक बात और समझिएगा। एक आप द्विरुक्ति में भी आप अव्ययी भाव समास लगा सकते हैं। द्विरुक्ति का मतलब होता है यदि कोई चीज़ें 2 बार रिपीट हुई हों, कोई चीज़ें 2 बार पुनरावृत्ति हुई हो, जिसकी 2 बार पुनरावृत्ति हुई हो, ऐसे समास को अव्ययी भाव समास की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे हम कह दें रातों रात। दूसरा इसी तरीके से लिख दें दिनों दिन, हाथों हाथ।
इस तरीके के शब्द धीरे धीरे, इस तरीके के मेरे भाई द्विरुक्ति कहने का मतलब रातों रात, एक ही चीज़ को दो बार रिपीटिशन हो रहा है, दिनों दिन, हाथों हाथ, धीरे धीरे, इस प्रकार के समास को हम लोग मेरे भाई अव्ययी भाव समास बोलते हैं। फिर से शॉर्ट वे में अव्ययी भाव को समझिएगा। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसका व्यय ना हो और प्रथम पद जिसका प्रधान होता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है? जब किसी भी शब्द के शुरुआत में यथा, प्रति, यथा, अनु, भर, वे, वि, अंक, आ, इस सारी चीज़ें यदि आती हैं किसी भी शब्द के प्रारंभ में, तो वहाँ पे पूर्व पद प्रधान होता है और समास अव्ययी भाव होता है। इसी तरीके से द्विरुक्ति की बात करेंगे तो द्विरुक्ति में किसी भी चीज़ का यदि रिपीटेशन हो जाता है, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, धीरे धीरे, इस तरीके के जितने भी शब्द दिखाई देंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई भाई? बातें समझ में आई? अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो हमने नियम बताया है, जो हमने यह अव्ययी भाव का नियम बताया, क्या इस पे सही हो रहा है? देखिए प्रति में पहला शब्द प्रति लगा है, यहाँ पे अनु लिखा है, यहाँ पे भर लिखा है, आमरण यहाँ पे आ लिखा है, प्रत्यंग में आपका हो जाएगा प्रति। इसी तरीके से किसी भी शब्द में उप भी दिखाई दे सकता है, किसी भी शब्द में नी भी दिखाई देगा। जैसे हमने कह दिया उपकूल, तो उपकूल में कौन सा समास हो जाएगा? उपकूल में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं आपके अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास में आप याद रखिएगा प्रति, यथा, अनु, भर, वे, वि, उप, नी, यदि इस तरीके के कोई शब्द होंगे अव्ययी भाव समास होगा। द्विरुक्ति जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, इस तरीके में कौन सा समास होगा? इस तरीके में अव्ययी भाव समास होता है। बातें समझ में आई भाई? अब चलते हैं तत्पुरुष समास की ओर। चलिए शुरुआत करते हैं तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है? ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद जो होता है प्रधान होता है, वही होता है आपका क्या? वही होता है तत्पुरुष समास। जैसे जिसका उत्तर पद अर्थात बाद वाला जो पद होता है वह क्या होता है? प्रधान होता है, वह प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। देखिए हमने कहा स्वर्गवास या स्वर्ग प्राप्त, ये हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, ये हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, या स्वर्गवास स्वर्ग को वास। ठीक इसी तरीके से चिड़ी मार का क्या हो जाएगा? चिड़ी को मारने वाला। तुलसी कृत मतलब क्या हो जाएगा? तुलसी से कृत। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? ऋण मुक्त का क्या होगा? ऋण से मुक्त। क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त। गंगा जल का मतलब हो जाएगा गंगा का जल। इसके हो जाएगा गोदान, गौ का दान। इसी तरीके से हो जाएगा रसोई घर, तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। घुड़सवार का मतलब होता है घोड़े पर सवार करने वाला, घोड़े पर सवार, दही में डूबा बड़ा। इसी तरीके से कठपुतली, शोकाकुल, इसी तरीके से शोक में आकुल हो जाएगा। इसी तरीके से कठपुतली। ठीक, ये सभी समास आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी समास तत्पुरुष समास होते हैं। आइए हम आपको एक आपकी इसकी ट्रिक बता देते हैं, आप इसको कैसे समझेंगे कि यह तत्पुरुष समास है। आप यदि कारक की बातों को ध्यान दिए होंगे, जब कारक आप लोग कभी देखे होंगे, तो कारक में क्या होता है? जो कारक की विभक्तियां होती हैं, कारक की जो विभक्ति होती है, तत्पुरुष समास को तोड़ने पर कारक की विभक्ति आ जाती है, सभी में कारक की विभक्ति आ जाती है। आप समझ लीजिएगा, कोई भी तत्पुरुष समास तोड़िए और तोड़ने पर यदि आपके क्या आ जाएं, आपके क्या आ जाएंगे? यहाँ पे तोड़ने पर कारक की विभक्ति आ जाती है। कारक की विभक्ति में जैसे से आ जाता है, का आ जाता है, की आ जाते हैं, के लिए आ जाते हैं। यदि इस प्रकार विभक्ति में कोई चीज़ें टूट रही हैं तो इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ में आई बात?
एक बार फिर से समझिएगा, तत्पुरुष समास क्या होता है? ऐसा समास जिसका उत्तर पद या बाद वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है। जब बाद वाला पद प्रधान होता है, बाद वाला पद प्रधान होता है तो जैसे हमने कहा स्वर्गवास, तो स्वर्गवास का मतलब होता है स्वर्ग को प्राप्त या स्वर्ग को वास हो गया। इसका मतलब यहाँ पे को आया, विभक्ति आई या नहीं आई। इसी तरीके से कह रहा चिड़ी मार, तो कह रहा चिड़ी को, चिड़िया को या चिड़ी को मारने वाला, इसका मतलब विभक्ति आ रही है नहीं। इसी तरह कह रहा तुलसीकृत, इसका मतलब तुलसी से कृत, तो तोड़ने पर से या विभक्ति कारक की आ रही है। तो जिसको तोड़ने पर कारक की विभक्ति जैसे चीजें आ जाती हैं वहां पे तत्पुरुष समास होता है। गंगा जल का मतलब है गंगा का जल, इसका मतलब का विभक्ति। रसोई घर का मतलब है रसोई के लिए, घर के लिए आपकी विभक्ति है कारक की। इसी तरीके से शोकाकुल, शोक में आकुल, कहने का मतलब जब आप तत्पुरुष समास को तोड़ेंगे तो में, का, की, के लिए, इस तरीके से विभक्तियों में टूटता है और इन्हीं को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। बातें समझ में आई? चलिए अब अगले समास की ओर चलते हैं, कर्मधारय। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है? यह कर्मधारय समास विशेषण विशेष, यह कर्मधारय समास विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का संबंध बताता है। उपमेय उपमान का संबंध बताता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा समास है जो उपमेय और उपमान का संबंध बताएगा या विशेषण विशेष का संबंध बताएगा? उस दौरान आप किसको लगाएंगे? कर्मधारय समास को लगाते हैं। देखिए आप विशेषण विशेष का मतलब हम आपको समझा रहे हैं कैसे होगा। जैसे कह रहा नील कमल, तो लिख देंगे नीला है जो कमल, नीला है जो कमल हमने लिख दिया। इसी तरीके से लिख देंगे चरण कमल, चरण के समान कमल, चरण के समान कमल। इसी तरीके से हम लिख देंगे मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे महापुरुष में लिखेंगे महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। सज्जन में लिखेंगे सत है जो जन, जो जन। इसी तरीके से चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। एक बात को आप ध्यान दे पा रहे होंगे यहाँ पे, यह जो कर्मधारय समास पढ़ाया गया है, इस कर्मधारय समास में एक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे पहचान होती है। अगर कर्मधारय समास को आप तोड़ रहे हैं या तो आपको आइडिया होना चाहिए विशेषण विशेष का। यदि आपको विशेषण विशेष का आइडिया नहीं है तो थोड़ी सी बात को आप ध्यान रखेंगे, है जो के समान। ये जो आपका कर्मधारय समास होगा, है जो या के समान, इसी के रूप में टूटता है कर्मधारय समास। आप यहां से गेस लगा ले जाइएगा कि यह समास कैसा होगा, कर्मधारय होगा। आपको शॉर्ट वे में ट्रिक समझा रहे हैं कि जो कर्मधारय समास होता है इसको तोड़ने पर आप हर जगह देख पा रहे होंगे है जो लिखा है या के समान लिखा है, के समान है जो। अब चलिए आगे की ओर इसको समझते हैं। कह रहा है विशेषण विशेष, समझ लीजिए क्या होता है। कह रहा है नीला है जो कमल, यहाँ पे विशेषण विशेष आप यदि पढ़े होंगे क्या विशेषण विशेष के बारे में, तो शायद यहाँ पर हर चीज़ें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं सारी बातें ही विशेषण विशेष से लिखी हैं। जैसे कह रहा है नीला है जो कमल, इसका मतलब यह है कि कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वह कमल क्या है, नीला है। यही आपका जो संबंध है, यही संबंध मेरे भाई विशेषण और विशेष का है, यही है विशेषण विशेष। समझ में आई बात? इसी तरीके से कह रहा है मृग के समान नयन, इसका मतलब है कि यह जो नयन है, यह जो नयन है, आंख है, मृग के समान है। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही, इसका मतलब यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। दूसरी बात कह रहा है, जैसे कह रहा है चरण कमल, तो चरण के समान कमल, इसका मतलब है इसकी विशेषता को बता रहा है। इसी तरीके से सज्जन की बात कर रहा है, तो सत है जो जन, इसका मतलब उस सज्जन व्यक्ति की एक विशेषता बताई जा रही है। बातें समझ में आ रही है? तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध बताया जाता है। क्या बताया जाता है? विशेषण विशेष का संबंध बताया जाता है। मेरे भाई आप याद रखेंगे, यह जो कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास की पहचान क्या है जो या के समान, ये दो चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। कर्मधारय समास आपका नहीं जाएगा बच के कोई क्वेश्चन। बातें समझ में आई? और विशेषण विशेष का कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा उससे शायद भी कोई क्वेश्चन छूट जाएगा कर्मधारय समास में। बातें समझ में आई? चलिए चलते हैं अब द्विगु समास की ओर। ये जो द्विगु समास होता है मेरे भाई, यह संख्यावाची होता है। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है, मतलब इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है।
पूर्व पद यदि संख्यावाची है तो समास कैसा, द्विगु समास। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे भी समास होते हैं जो संख्या की तरह तो दिखाई देते हैं लेकिन वह बहुव्रीहि समास होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। इसी तरीके से पंचवटी, चौमासा, शताब्दी, दोपहर, तिराहा, महोग्रह, तिरंगा, अष्टाध्यायी। देखिए इसमें पंचवटी मतलब 5, यहाँ पे चौराहा मतलब 4, शताब्दी का मतलब क्या हो जाएगा 100, दोपहर का मतलब 2। देखिए यहाँ पे संख्या की ही तो बात कह रहा है। तो द्विगु समास में पूर्व पद, यहाँ पे पूर्व पद क्या होता है, यहाँ पे पूर्व पद संख्यावाची होता है और पूर्व पद संख्यावाची जहाँ पे होगा वहाँ पे द्विगु समास क्या होता है, आंसर होता है। कुछ क्वेश्चन बहुव्रीहि समास को छोड़ करके, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन संख्यावाची होते हैं लेकिन बहुव्रीहि समास होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि वह कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। बातें समझ में आई। चलिए अब अगले समास की ओर चलते हैं। अगला समास आपका क्या है, द्वंद्व समास। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा ऐसा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आप याद रखिएगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे हमने कहा भाई और बहन। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास को तोड़ोगे तो यहाँ पे द्वंद्व समास को तोड़ने पर एक तो आप द्वंद्व समास को पहचानेंगे कैसे, एक तो द्वंद्व समास को पहचानेंगे कि बीच में बना होगा योजक चिन्ह। ठीक, योजक चिन्ह। देखिए आपको द्वंद्व समास की पहचान बता रहे हैं। द्वंद्व समास एक तो बना होगा योजक चिन्ह। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके दोनों पद प्रधान होंगे उसमें समझ लीजिएगा विपरीत शब्द होते हैं। उसमें शब्द कैसे होते हैं, विपरीत शब्द होते हैं, और दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो जैसे कह रहा भाई है तो भाई बहन, इसका मतलब यहाँ पे गंगा है, यमुना है, दाल है, भात है, माँ बाप, पाप पुण्य, आचार विचार। इसी तरीके से हम कह सकते हैं आवागमन हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हरि शंकर हो सकता है, इसमें हरि है शंकर है, दोनों लोग प्रधान है। इसी तरीके से उमा है शंकर है, ये दो लोग हैं, उमा शंकर। तो आपका जो द्वंद्व समास होता है भाई, द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसको पहचानने के लिए बीच में योजक चिन्ह होता है, बीच में योजक चिन्ह होता है। और यह आप ध्यान रखिएगा जो दो शब्द होते हैं विपरीत भी शब्द हो सकते हैं, विपरीत भी होते हैं। जैसे हमने कहा आवागमन, हरिशंकर, उमा शंकर, दाल भात, माँ बाप, पाप पुण्य, आचार विचार, इस तरीके के जितने भी शब्द आते हैं वह द्वंद्व समास कहे जाते हैं। समझ में आई बात। चलिए एक लास्ट बचा है आपका क्या, बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आप डिफिनीशन में कह सकते हैं बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, एक कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, एक कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, इन्हें हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। समझ में आई बात। कह रहा है नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात इसका मतलब हमने इसको तोड़ा तो तोड़ेंगे तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात मतलब हम इस समास का यदि विग्रह किए तो नीला है कंठ जिसका, इसका मतलब है नीला कंठ है जिसका, मतलब अर्थात किसका, किसी तीसरे अन्य का अर्थ प्रकट कर रहा है, और वह कौन हो जाएंगे, शिव हो जाएंगे। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई, क्या यहाँ तक बातें समझ में आई। यहाँ कह रहा है सुलोचना, सुलोचना का मतलब होगा सुंदर, सुंदर लोचन, सुंदर है लोचन जिसके, क्या बताएंगे, सुंदर है लोचन जिसके, सुंदर है लोचन जिसका, अर्थात क्या, कोई एक महिला, कोई एक नारी की बात कर रहा है, कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रकट कर रहा है। क्या बातें समझ में आई भाई, क्या बातें समझ में आई। इसी तरीके से पंकज, बारहसिंगा, यह जो चतुर्भुज में है कौन सा समास होता है, यहाँ भाई चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास होता है। अगर बहुव्रीहि नहीं होगा तो क्या लगा देंगे, बहुव्रीहि नहीं होगा तो यहाँ पे लगा देंगे द्विगु समास। बातें समझ में आई। बीड़ा पाड़ में किस समास के अंतर्गत आता है, यह भी भाई बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आता है। इसी तरीके से कमल नयन बहुव्रीहि समास, लंबोदर, लंबा, देखिए इसे समझा दे रहे हैं, लंबा है उदर जिसका,
मतलब क्या है, लंबा है उदर जिसका, मतलब किसका, गणेश जी का। इसका मतलब कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रकट करें, धनंजय, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बातें समझ में आई भाई, बातें समझ में आ गई। बहुव्रीहि समास क्या बताएंगे, बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। इस प्रकार के समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे, अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है, जब किसी भी शब्द का पूर्व पद यथा, आवत, बे, हर, भर, अनु, उप इस तरीके का यदि कोई भी शब्द होता है तो उस शब्द को अव्ययी भाव समास कहते हैं। यदि द्विरुक्ति की बात करेगा, द्विरुक्ति का मतलब है रिपीटेशन, किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति हुई हो, वहाँ पर भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। कैसे होगा, जैसे हमने कह दिया हाथों हाथ, धीरे धीरे, रातों रात, इस तरीके की चीज़ों में क्या कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होता है। दूसरी बात चलते हैं, तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिसका बाद वाला अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास समझने के लिए आप कारक की विभक्तियां समझना जरूरी है। कारक की विभक्तियों में जो आपके विभक्तियां हैं, परसर्ग हैं, यदि तोड़ने पर वो परसर्ग दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिएगा भाई तत्पुरुष समास है। मतलब क्या है, तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिसको तोड़ने पर कारक की विभक्तियां आ जाती हैं, से आ गया, में आ गया, को आ गया, इस तरीके की यदि कोई चीज़ें आती हैं वहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास की बात करेंगे, विशेषण विशेष उपमान और उपमेय का संबंध बताता है, जबकि कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है जो। यदि किसी भी कर्मधारय समास को आप तोड़ रहे हैं, किसी भी समास को तोड़ रहे हैं, है जो बीच में आ गया या के समान आ गया, ये पहचान कर्मधारय समास की होती है। द्विगु समास की बात करेंगे, द्विगु समास क्या होता है, तो द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, ये ऐसे समास को द्विगु समास कहते हैं। जबकि द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास वह समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, इनकी पहचान दोनों के बीच में योजक चिन्ह होता है या विपरीत से शब्द लिखे होते हैं, जो दोनों पद होते हैं विपरीत से लगते हैं, इस प्रकार के समास को द्वंद्व समास कहते हैं। मेरे भाई, आप लोगों को यह समास मेरे हिसाब से प्रैक्टिस में सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया गया है। जो बातें आप लोगों को समझ में ना आई हों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और यार इस चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट सेक्शन में यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप उसको ज़रूर कमेंट करके बताएं। जो बातें अभी तक ना समझ में आई हो, जो इंडिविजुअल टॉपिक आप लोगों को ना समझ में आया हो, उस पर आप ज़रूर कमेंट लिखें कि सर ये बातें समझ में नहीं आ रही है, इसको पुनः पढ़ाया जाए। एग्जाम के पहले ज़रूर हम लोग प्रयास करेंगे कि वो चीज़ें फिर से आप लोगों के सामने आए। बातें समझ में आई, चलिए ओके, थैंक यू।